हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नर्सिंग विद इजी नोट्स में। आज का टॉपिक है सेल डिवीजन या सेल साइकिल। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने सेल के बारे में बताया था, सेल का इंट्रोडक्शन, उसका डेफिनेशन, ऑर्गेनल्स के बारे में हमने पूरा सेल का कंप्लीट नोट्स कवर किया था। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो सबसे पहले उसका डायग्राम को हम देखते हैं, सेल डिवीजन या सेल साइकिल। ये पूरा ये पूरा जो देख रहे हो ये सेल साइकिल है। ये फेज 1 है, फिर एस फेज, देन फेज 2, उसके बाद माइटोसिस को देखेंगे। तो ये सबको हम आगे डिटेल में आपको बताएंगे और इस टॉपिक को जितना इजी हो पाए उतना इजी बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि चैनल का नाम ही नर्सिंग विद इजी नोट्स है, इस चैनल में आपको इजी नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और साथ में बेल आइकन को बजा देना ताकि आगे आगे आने वाले वीडियो आपको मिलता रहे। और कोई भी टॉपिक से रिलेटेड आपको अगर कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप में आपका जो डाउट है क्लियर हो पाए। तो ये जो सेल डिवीजन है या सेल साइकिल है क्यों होता है और क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट में हो या किसी ह्यूमन बॉडी का रिपेयर करने में हो। रिपेयर यानी कि ग्रोथ को हम बोल सकते हैं। जैसे कि आपका स्किन पे अगर कहीं पे आपका चोट लग जाता है और वो कुछ टाइम के बाद वापस से भर जा रहा है, तो ये किस वजह से हो रहा है? द रीज़न इज सेल डिवीज़न। ये सेल डिवीज़न के वजह से ही आपका अगर नॉर्मल कंडीशन है तो वापिस से जहाँ चोट लगा है आपको, अगर स्किन भर जा रहा है तो ये किस वजह से हो रहा है? ये सेल डिवीज़न के वजह से हो रहा है। अगर एबनॉर्मल कंडीशन है तो वापिस भरने में टाइम लगता है। तो इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे कि हम जब छोटे थे तो हमारा हाइट भी छोटा था और साइज में भी हम छोटे थे। तो क्या ऐसे प्रोसेस हुआ कि जैसे हमारा एज बढ़ते गया, जैसे जैसे हमारा एज बढ़ते गया वैसे वैसे हमारा हाइट बढ़ते गया, साइज में भी बढ़ते गए। तो ये किस वजह से हो रहा है? ये सेल डिवीजन के वजह से हो रहा है। तो जब हम छोटे थे, छोटे से जवानी तक बहुत सारा सेल डिवीजन होता है और जवानी से बुढ़ापे तक के थोड़ा सा सेल डिवीजन स्लो हो जाता है और बुढ़ापे में पूरा ही सेल डिवीजन स्लो हो जाता है। इसलिए बोला जाता है बुढ़ापे में अगर हड्डी टूट जाता है तो जुड़ने में बहुत टाइम लगता है या जुड़ता ही नहीं है। तो ये सब किस वजह से हो रहा है? सेल डिवीजन की वजह से हो रहा है। तो ये जो सेल डिवीजन है या सेल साइकिल है कैसे होती है, क्या क्या प्रोसेस है, ये हम देखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन, सेल डिवीजन इज द प्रोसेस ऑफ वन सेल डिवाइडिंग इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। तो ये जो सेल डिवीजन है एक ऐसी प्रोसेस है जो एक सेल ये दो अलग अलग सेल में डिवाइड होते हैं। तो ये कैसे होते हैं ये हम ध्यान से देखेंगे। जैसे कि ये जैसे कि ये हमारा एक सेल है और इसका इसका डिवीजन हुआ तो ये दो अलग अलग सेल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि ये हमारा एक सेल है और इसका डिवीजन हुआ तो ये दो अलग अलग सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं।
तो ये जो हमारा सेल डिवीजन है, ये इसी प्रक्रिया से होते रहता है, होते जाता है। 1 से 2, 2 से 4, फिर ऐसे हजारों और करोड़ों में बनते जाते हैं। और यहाँ पे जो सेल डिवाइड होती है उसको उसको पेरेंट सेल बोलते हैं। ये जो सेल डिवाइड हो रहा है इसको पेरेंट सेल बोलते हैं। और ये जो डिवाइड होने के डिवीजन होने के बाद जो ये कन्वर्ट होता है दो अलग अलग सेल, इसको डॉटर सेल बोलते हैं। तो इसमें सेल साइकिल में क्या क्या प्रोसेस होता है ये हम देखेंगे। और ये जो सेल डिवीजन या सेल साइकिल है ये हर 24 घंटे में होता है। जैसे कि एक सेल डिवाइड होती है और दो अलग अलग सेल में कन्वर्ट होते हैं, इसमें 24 घंटे की टाइम लगता है। तो यानी कि एक साइकिल ये जो सेल साइकिल है 24 घंटे का होता है। उसके बाद हम फेजेस ऑफ सेल साइकिल या सेल डिवीजन को हम देखते हैं। तो ये सेल डिवीजन और सेल साइकिल इन्वॉल्व 2 बेसिक फेज। ये 2 फेजेस में होते हैं। सबसे पहले इंटरफेस, उसके बाद एम फेज। तो सबसे पहले हम इंटरफेस को देखेंगे। इंटरफेस, इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल डिवीजन एंड टेक्स ऑलमोस्ट 23 आवर्स, मीन्स 95% टाइम ऑफ द सेल डिवीजन। तो ये जो इंटरफेस है ये सेल डिवीजन का सबसे लॉन्गेस्ट फेज है। यानी कि हमारा सेल डिवीजन 24 घंटे का होता है, उसमें से 23 आवर्स का इंटरफेस में ही लग जाता है। यानी कि पूरा जो सेल डिवीजन का 95% टाइम इंटरफेस में ही लग जाता है। लेकिन जो हमारा एम फेज है, मेन फेज, यानी कि जहाँ पे सेल डिवीजन होता है, वो कितने घंटे का होता है? वो बस 1 घंटे का होता है। तो इसको आप ऐसे समझेंगे जैसे कि हम पूरे साल पढ़ते रहते हैं, प्रिपरेशन करते रहते हैं, लेकिन हमारा एग्जाम कितने टाइम का होता है? ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 घंटे का होता है। यानी कि जो फाइनल प्रोसेस है वो बहुत कम टाइम का होता है। तो इसको आप ऐसे समझेंगे। और ये जो एम फेस है ये हम आगे आपको डिटेल में और बताएंगे। नेक्स्ट, इट इज़ बेसिकली द प्रिपरेशन फेज ऑफ सेल डिवीजन। इंटरफेस को सेल डिवीजन का प्रिपरेशन फेज भी बोला जाता है। नेक्स्ट, इट इज कंसिस्ट ऑफ 3 फेज, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। इसको भी हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो सबसे पहले G1 फेज को देखेंगे। इट इज सिंपली नोन एज फास्ट ग्रोथ फेज। इसको हम फास्ट ग्रोथ फेज के नाम से भी जानते हैं। और इसके अंदर सेल मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव रहता है। यानी कि सेल के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं और इसके अंदर सेल क्या करता है, जो उसका अंदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस या क्रोमोसोम या राइबोसोम, ये जो सारी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है उसके अंदर, ये क्या करता है, उसका कॉपी बनाना स्टार्ट कर देता है, यानी कि रेप्लिकेट कर देता है। तो इस फेज में सेल क्या है, अपने ऑर्गेनल्स की कॉपी बनाना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट, रेप्लिकेशन ऑफ सेंट्रोसोम इज बीइंग, यानी कि इस फेज में सेंट्रोसोम की रेप्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और ये फेज कितने टाइम का होता है? ये 8 to 10 आवर्स का होता है। ये फेज बेसिकली 8 to 10 आवर्स का होता है। उसके बाद हम एस फेज को देखेंगे। एस फेज को हम सिंथेसिस फेज के नाम से जानते हैं। और ये बेसिकली G1 और G2 फेज का, उसके बीच का एक इंटरवल फेज होता है। और इसके अंदर सेल क्या करता है, DNA एंड सेंट्रोसोम की कॉपी बनाना स्टार्ट करता है। और ये एस फेज जो है ये बेसिकली 8 घंटे का होता है। उसके बाद हम G2 फेज को देखेंगे। इसको हम सेकेंड ग्रोथ फेज के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर हमारे सेल ग्रोथ यहाँ पे कंटिन्यू रहता है।
और उसके अंदर एंजाइम और प्रोटीन होते हैं, वो यहाँ पे सिंथेसिस होते रहता है। और ये जो G2 फेज है, ये हमारा बेसिकली 4 to 6 आवर्स का होता है। उसके बाद रेप्लिकेशन ऑफ सेंट्रोसोम इज कंप्लीट। जैसे कि हमने G1 फेज में सेंट्रोसोम की रेप्लिकेशन स्टार्ट होना देखा था। जैसे कि हमने G1 फेज में रेप्लिकेशन ऑफ सेंट्रोसोम इज बीइंग, तो G1 फेज में हमने सेंट्रोसोम की रेप्लिकेशन स्टार्ट होना देखा था। वो यहाँ पे G2 फेज में कंप्लीट होता है, वो यहाँ पे G2 फेज में कंप्लीट होता है। उसके बाद हम M फेज को देखेंगे। M फेज ये हमारी सेल डिवीज़न का फाइनल फेज है और ये 2 टाइप का होता है, माइटोसिस एंड मायोसिस। यानी कि कुछ सेल हमारा माइटोसिस सेल डिवीज़न में चला जाता है और कुछ सेल मियोसिस सेल डिवीज़न में चला जाता है। तो इस वीडियो में हम माइटोसिस को देखेंगे और मियोसिस को हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे बाद में। माइटोसिस को हम सोमैटिक सेल डिवीज़न के नाम से भी जानते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या होता है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले सोमैटिक सेल डिवीज़न, माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीज़न where the daughter cell produce are exactly similar to parent cell having some number of chromosome as the parent cell। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हमने आपको ऊपर बताया था, जैसे कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है पेरेंट सेल में जितना रहता है उतना ही डॉटर सेल में भी सेम रहता है। यानी कि 46 क्रोमोसोम पेरेंट सेल में थे और उतना ही सेम डॉटर सेल में भी 46 क्रोमोसोम रहता है। तो इसको आप ऐसा समझ सकते हो, जैसे कि ये पेरेंट सेल है और ये पेरेंट सेल में कितना क्रोमोसोम थे, 46 क्रोमोसोम था। और ये जब डिवाइड हुआ तो जब 2 अलग अलग सेल में बने, 2 अलग अलग सेल डॉटर सेल बने, तो इसमें भी सेम उतना ही 46 क्रोमोसोम रहता है। यानी कि ये जो है पूरा पेरेंट सेल का एग्जैक्ट सेम कॉपी बनाता है। यही मेन डिफरेंसेस है माइटोसिस और मियोसिस में। और मियोसिस में क्या होता है, जैसे कि ये मियोसिस में पेरेंट सेल है और इसमें कितना क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है। लेकिन जब ये डॉटर सेल बनाता है तो यहाँ पे जस्ट इसका हाफ हो जाता है। यानी कि यहाँ पे 23 क्रोमोसोम देखने को मिलता है। यही मेन डिफरेंसेस है मायोसिस एंड माइटोसिस में। तो इस वीडियो में हम माइटोसिस को कवर करेंगे और मायोसिस को हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। और इसलिए माइटोसिस को इक्विशनल डिवीजन भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल डिवीजन होता है, इसलिए इसको इक्विशनल डिवीजन भी बोला जाता है। और हमारे जितने भी बॉडी सेल है वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होता है। लेकिन जर्म सेल एंड न्यूरॉन सेल को छोड़ के जितना भी हमारे हाथ, पैर, नाक, कान, इन सभी का जो भी सेल है वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होता है। और ये जो जर्म सेल है इसमें हमारा स्पर्म एंड ओवम आता है और ये मायोसिस के थ्रू डिवाइड होता है। और ये जो न्यूरॉन सेल है, न्यूरॉन सेल में कोई भी सेल डिवीजन देखने को नहीं मिलता है। और ये जो न्यूरॉन सेल है ये कहाँ पाया जाता है, ये ब्रेन में पाया जाता है। कि ब्रेन के सेल में कोई भी सेल डिवीजन देखने को नहीं मिलता है। इसलिए अगर कभी भी कोई भी जगह एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले ब्रेन को पार्ट को देखा जाता है। यानी कि कहीं दिमाग के हिस्से में तो चोट नहीं लगा है, ये देखा जाता है। माइटोसिस ये 2 स्टेजेस में होता है। सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद साइटोकाइनेसिस। तो
कैरियोकाइनेसिस में सेल में उसका न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस को देखेंगे। कैरियोकाइनेसिस ये 4 फेजेस में होते हैं। सबसे पहले प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, देन साइटोकाइनेसिस। तो सबसे पहले प्रोफेज को देखेंगे। जो हमारा यर्ली प्रोफेज होता है, यानी कि जो प्रोफेज के स्टार्टिंग में क्या होता है, जो क्रोमैटिन फाइबर होते हैं वो यहाँ पे क्रोमोसोम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद जो हमारे सेंट्रोसोम होते हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, सेल की अपोजिट पोल में चले जाते हैं। सेल की अपोजिट पोल में चले जाते हैं और माइटोटिक स्पिंडल या स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो आप लोग इसको इस तरह समझ सकते हैं। जैसे कि ये हमारी एक सेल है और इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है और उसके अंदर क्रोमैटिन फाइबर होते हैं और ये जो क्रोमैटिन फाइबर है वो यहाँ पे क्रोमोसोम के फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद ये जो सेंट्रोसोम है जिसकी कॉपी एस फेज में बनी थी और ये जो कॉपी बनी थी ये दूसरे पोल में चले जाता है। यानी कि ये जो सेंट्रोसोम की कॉपी बनी थी, ये जो कॉपी बनी थी ये दूसरा पोल में चला जाता है। और उसके बाद क्या होता है, ये जो हमारा सेंट्रोसोम होते हैं उसके अंदर स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ये जो आप देख रहे हो धागेनुमा स्ट्रक्चर है, ये स्पिंडल फाइबर का यहाँ पे फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे ये क्यों होता है ये आपको मेटाफेज में समझ में आएगा। नेक्स्ट, इन लेट प्रोफेज न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड अदर सेल ऑर्गेनल्स स्टार्टेड डिसअपियरिंग। तो यहाँ पे लेट प्रोफेज में क्या होता है ये हम देखेंगे। जैसे कि न्यूक्लियस है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो अदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो यहाँ पे डिसअपियर होना शुरू होता है। और ये यहाँ पे डिसअपियर क्यों होता है ये भी आपको अगले फेज में पता चलेगा। अब नेक्स्ट मेटाफेज को देखेंगे। ड्यूरिंग मेटाफेज न्यूक्लियर एनवलप इज कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट, यानी कि उसमें जो हमारा न्यूक्लियस एनवलप होता है, यानी कि जो हमारे न्यूक्लियर के ऊपर कवरिंग होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, वो यहाँ पे पूरे तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाता है, यानी कि पूरे तरीके से गायब हो जाते हैं। नेक्स्ट, द स्पिंडल फाइबर ऑफ सेंट्रोसोम, और जो स्पिंडल फाइबर होते हैं जिसको हम लोगों ने देखा था, जो सेंट्रोसोम में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, वो यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारा क्रोमैटिड थे, यानी कि जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम थे उसको सेंटर में ले आता है, उसको सेंटर में ये ले आता है। तो आप इसको इस तरीके से समझेंगे, जो प्रोफेज में जो क्रोमोसोम थे उसका फॉर्मेशन हो रहा था और जो हमारे सेंट्रोसोम थे उसमें स्पिंडल फाइबर यानी कि कुछ धागेनुमा स्ट्रक्चर निकल रहे थे। तो अब मेटाफेज में क्या हो रहा है, ये जो धागेनुमा स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, ये जो धागेनुमा स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, ये यहाँ पे निकल के जो है हमारा जो क्रोमोसोम है उसको सेंटर में ले आता है। ये जो धागेनुमा स्ट्रक्चर ये जो निकल रहे हैं ये हमारा
क्रोमोसोम को यहाँ पे सेंटर में ले आते हैं, यानी कि पूरा का पूरा 46 क्रोमोसोम को यहाँ पे सेंटर में ले आते हैं। ये यहाँ पे ये जो बंधा हुआ टाइप का दिख रहा है, ये जो बंधा हुआ टाइप का दिख रहा है, ये किससे किससे बंधा हुआ है? ये स्पिंडल फाइबर से, जो जो सेंट्रोमियर से निकल रहे हैं। और यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थे, और यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थे जिसका अंदर क्रोमोसोम बंद थे, वो भी यहाँ पे गायब हो गए। तो ये जो गायब क्यों होते हैं? क्योंकि अब यहाँ पे सेल अलग अलग होने वाली है। तो जब अलग होने वाली है तो यहाँ पे जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो यहाँ पे डिसअपियर हो जाते हैं, ताकि यहाँ पे अच्छे से स्पेस मिल सके। ये देख सकते हो यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनल्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे इसको अच्छे से स्पेस मिल सके। नेक्स्ट हम एनाफेज को देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, यानी कि रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम जो थे, वो यहाँ पे सेंट्रोमियर से जुड़े हुए थे, वो यहाँ पे अलग अलग हो जाते हैं और सेल की अपोजिट पोल में चले जाते हैं। तो आप इसको इस तरीके से समझेंगे। जो हमारे सिस्टर क्रोमेटिड थे, यानी कि रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम थे, जो सेंटर में आ गए थे, ये जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम थे जो सेंटर में आ गए थे, वो यहाँ पे एनाफेज में अलग अलग हो जाते हैं, सेल की अपोजिट पोल में चले जाते हैं। जो यहाँ पे सेंटर में आ गए थे रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम, वो यहाँ पे एनाफेज में ये अलग अलग पोल में चले जाते हैं, एक इस पोल में और एक दूसरा इस पोल में चले जाते हैं। नेक्स्ट टीलोफेज को देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम सेल की अपोजिट पोल में चले गए थे, उनकी वजह से सेल जो है अलग अलग होना स्टार्ट हो जाता है। और वहाँ पे जो क्रोमोसोम थे उनके अराउंड में न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है, और जो हमारी सेल है वो यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। इसको आप देख सकते हो, ये दो सेल जो है अलग अलग डिवाइड हो जाता है यहाँ पे। और इसको कुछ आप इस तरीके से समझ सकते हो, ये जो हमारी सेल है, और एनाफेज में क्या हुआ था, जो हमारे क्रोमोसोम थे ये सेल की अपोजिट पोल में चले गए थे। जो हमारे क्रोमोसोम थे ये सेल की अपोजिट पोल में चले गए थे। तो जैसे अलग अलग पोल में चले गए थे, तो सेल का साइज कुछ ऐसे बढ़ने लगता है, यानी कि सेल के कुछ इस तरीके से कन्वर्ट होता है। सेल कुछ इस तरीके से कन्वर्ट होता है। और ये जो हमारे क्रोमोसोम है, इसके अराउंड में न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ये जो हमारा क्रोमोसोम है, ये इसके अराउंड में न्यूक्लियस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही क्या रहता है, क्रोमोसोम रहता है। और इसी फेज में ही सेल का जो डिवीज़न है वो लास्ट फेज में पहुंच चुका है, यानी कि जो हमारा सेल है वो यहाँ पे पूरा डिवाइड होने वाली है। तो यहाँ पे टीलोफेज में ही जो न्यूक्लियस है यहाँ पे फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है, ये आप ध्यान देंगे। उसके बाद हम साइटोकाइनेसिस को देखेंगे।
ये सेल डिवीज़न का लास्ट स्टेज है। इसमें क्या होता है, जो हमारा सेल है उसके अंदर साइटोप्लाज्म होते हैं, उसका वहाँ पे फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है और जो हमारा ऑर्गेनल्स डिसअपियर हुए थे वो यहाँ पे फिर से अपियर होना स्टार्ट हो जाता है और जो हमारा सेल है वो यहाँ पे दो अलग अलग सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं या डिवाइड हो जाते हैं। यानी कि इसके बाद क्या होता है कि जो साइटोकाइनेसिस है उसमें जो सेल थी पूरी तरीके से अलग अलग हो जाता है। तो कुछ आप इसको इस तरीके से समझेंगे, ये जो सेल है यहाँ पे पूरा दो सेल अलग अलग हो जाते हैं और यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भी यहाँ पे दो अलग अलग हो जाते हैं और ये जो क्रोमोसोम थे यहाँ पे क्रोमेटिन फाइबर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अब हमारी जो सेल है वो यहाँ पे बन चुकी है। क्योंकि सेल यहाँ पे डिवाइड हो गई है तो क्रोमोसोम का जो काम है वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो क्रोमोसोम यहाँ पे फिर से क्रोमेटिन फाइबर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होती है। फिर इसके बाद इसके अराउंड में साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। फिर साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनल्स दिखना शुरू हो जाता है और जो हमारे सेल है वो डिवाइड होके दो अलग अलग सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम लोगों ने इस वीडियो में पूरा सेल साइकिल या सेल डिवीज़न को कवर किया है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रहे तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि आगे आने वाली वीडियो में आपका जो डाउट है वो क्लियर हो पाए। क्योंकि स्टार्टिंग टाइम में हम जैसे बीएससी या जीएनएम नर्सिंग में एडमिशन लिए रहते हैं तो किसी बच्चे का 12th में बायो क्लियर नहीं रहता है। तो इस वजह से कोई भी टॉपिक को अगर आपको समझने में दिक्कत जाता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और जो वीडियो है उसको 1 से 2 बार आप देख सकते हैं, ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो पाए। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन को भी बजा देंगे, क्योंकि इस चैनल में इजी नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। सो थैंक यू गाइस।